ठीक है, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड। ठीक है, कॉस है यहाँ पे, कॉस ए अपॉन में वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है अपॉन में कॉस है, और लेके क्या आना है, टू सेक। तो सेक तो आ सकता है मेरे ख्याल से, वैसे अपॉन कॉस अगर आ जाए, मतलब टू सेक लाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। टू चाहिए, और अगर वन अपॉन में कॉस भी आ जाए, है ना, तो वन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं आप, सेक। तो अगर किसी तरीके से अगर ये भी आ जाए ना, टू अपॉन कॉस ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू सेक, क्योंकि अपॉन कॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेक। ठीक है, तो अगर टू सेक ही लाना है, तो पता साइन कॉस में हम चीजों को कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा। एलएचएस तो ऑलरेडी किसमें है, साइन कॉस में ही है। आरएचएस को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे कन्वर्ट, ठीक है, वरना मेरे ख्याल से जरूरत ऐसी कुछ है नहीं, टू अपॉन कॉस आएगा। चलो अब ये बताओ, ये तो साइन कॉस में चल ही रहा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ दिख रहा है, नहीं, इसके अलावा कुछ कट होता हुआ, कुछ सॉल्व होता हुआ, नहीं। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज दिखाई दे रही है, एलसीएम। हम एलसीएम पिक करते हैं, एलसीएम हम पिक कर रहे हैं, आएगा क्या न्यूमरेटर में वो बताइए। जब आप वन प्लस साइन ए और कॉस ए का जब आप एलसीएम पिक करेंगे, तो क्या चीज हो जाएगी यहाँ पे, वन प्लस साइन ए और कॉस ए। मैंने कहा था जिनके एलसीएम पॉसिबल नहीं होते हैं उन्हें क्या करके लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, है ना। फिर इससे आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर ए। सही है। अच्छा, फिर आप इससे डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बोला करें प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपैंड करने से पहले जो सोच रहा हूँ कि क्या आएगा ऊपर में। कॉस स्क्वायर है, जो दूसरा वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो वन मिलेगा, वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही तो होता है फॉर्मूला। तो क्या क्या मिलेगा वो बताओ, एक तो वन मिलेगा, एक साइन स्क्वायर है, अच्छा कॉस स्क्वायर है ऑलरेडी है मेरे पास, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है वन होता है, ये फॉर्मूला है आपके पास। वन ऑलरेडी एक और भी आया ही हुआ है बड़ा आपके पास, तो वन प्लस वन, आपको टू चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, और एक और टू ए बी भी बनेगा ना, तो टू उसमें भी होगा, टू और टू आप क्या करेंगे, कॉमन खींच सकते हैं, तो ये शायद टू बन सकता है। अच्छा, अपॉन में क्या चाहिए आपको, कॉस है चाहिए, ताकि तभी सेक बने। अब कॉस है मेरे पास, तो इसका मतलब ये नहीं बिगड़ेगा, पर ये रहेगा नहीं बाजू वाला, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ नीचे कॉस ही चाहिए। देखो यहाँ अपॉन में साइन वाइन थोड़ी है, तो इसका मतलब वन प्लस साइन क्या होने वाला है, कैंसिल। हम देखेंगे कैसे होगा या नहीं होगा या क्या होगा, करना है शुरू। ठीक है, मुझे इसमें आगे स्टेप भी दिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में क्या बनाऊंगा, वन। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होकर सोच, ठीक है, और थोड़ा आरएचएस की तरफ गौर करते हुए रहना है कि आएगा या नहीं आएगा इस स्टेप को करने से। तो चलिए स्टेप को कर रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये आपके पास, बताओ, बताओ भाई शुरू। भैया वो हो जाएगा यार, ये तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा, इसमें ए प्लस बी का क्या बोलेगा, होल स्क्वायर, कितना आएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर, बस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, अब वो आ जाएगा टू प्लस कॉस स्क्वायर और कॉस से कहाँ से आ गया यार, टू इंटू वन इंटू अरे अब आप बताओ क्या प्लान था हमारे पास, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का क्या बना देते हम, वन। सही है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा, वन। एक वन ऑलरेडी है आपके पास, और पीछे क्या लिखा हुआ है, कहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर यूज तो हो गया इसके साथ। अब पीछे क्या लिखा हुआ है, अपॉन में वन प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या लिखा है, cos। अब बताओ क्या प्लान बनाया था आप लोगों ने, टू कॉमन कहाँ, अभी टू आया कहाँ है, वन प्लस वन,
लेके क्या आना, एक बार गौर करते रहिएगा। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। क्या ये टू और ये टू प्लस हो जाएंगे? ये नहीं होगी क्योंकि ये टू साइन है एक साथ। लेकिन दोनों में से क्या मैं टू कॉमन निकाल सकता हूँ? अंदर क्या बचेगा? अब क्या करना चाहिए? वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? क्योंकि लेके आपको टू से के आपका ध्यान होना चाहिए लाना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं होगा तो आपके सामने से निकल जाएगा क्वेश्चन, और आपको पता नहीं होगा कि अरे ये कर देता हो जाता। तो प्लीज आरएचएस की तरफ गौर करो। ठीक है, अब क्या बचा वो बताऊं? अब क्या करूं? वन अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं अपन? बस बन गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट करा दिया मैंने, फर्स्ट करा दिया ना, सेकंड करा दिया, थर्ड मैंने आपको कराया नहीं है, फोर्थ करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या लिखा है? वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और इक्वल लेके आना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए। कितने ट्रिग्नोज चल रहे हैं? थ्री चल रहे हैं, साइन कॉस और सेक। क्या करना चाहिए? सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, है ना। और इस साइन स्क्वायर को जब पल्ली तरफ वाला कॉस में कर दिया तुमने, तो सब कुछ कॉस में ही चल रहा है। भाई देखो, थोड़ा सोचो, मुझे इन दोनों को क्या लाना है? इन दोनों को क्या लेके आना है मुझे? इक्वल लेके आना है। तो चलिए इक्वल लेके आना। वन प्लस सेकेंड अपॉन में सेकेंड, सेक को आप ही ने बोला किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कॉस में। तो कितना हो जाएगा? अब क्या करना चाहिए? रेसिप्रोकल के पहले एलसीएम तो पिक करो। तो ऊपर में कुछ नहीं है तो हम क्या पिक कर रहे हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस ए। कॉस ए से वन को डिवाइड करोगे तो कॉस ए, कॉस ए से वन मल्टीप्लाई करोगे कॉस ए प्लस वन। फिर बड़ी वाली लाइन। अब क्या करना है? कॉस ए का रेसिप्रोकल करेंगे आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। बोलो कैंसिल कर दूं? तो चलिए इससे इसको कैंसिल कर दूं। क्या रहेगा आपके पास? वन प्लस कॉस ए। सही है। अब ये लेके आना था। अब डिनोमिनेटर ही खत्म हो गया, है ना। तो मतलब एलएचएस इतना सॉल्व हो सकता है। होने को मैं इसको आगे भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं जानबूझ के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे? वन माइनस। तो मैं जानबूझ के वन माइनस कॉस ए से क्या करूंगा? इसको डिवाइड जानबूझ के कराया, और बैलेंस रखने के लिए बाजू में भी कराया। सही है, जैसा मुझे चाहिए वैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। डिनोमिनेटर खत्म हो गया था तो डिनोमिनेटर तो चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है ना, डिनोमिनेटर खत्म हो गया तो जो चाहिए उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो जिससे बैलेंस रहे और आपके पास वो आ भी जाए जो आपको चाहिए। अब देखिए, वन प्लस कॉस है वन माइनस कॉस है, क्या लिख सकते हो इसको? तो वन माइनस। अब आप बताओ, आरएचएस की तरफ गौर करो, क्या लाना है? वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? आगे जैसा चाहिए आप दोबारा करके दिखाओ। ला दोबारा करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पढ़ी नहीं। ये तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करते करते पहुंचा तो मैं यहाँ तक पहुंच गया। सही है। जब मैंने आरएचएस की तरफ गौर किया तो मुझे पता चला यार इसके डिनोमिनेटर में कुछ चल रहा है, वन माइनस, जबकि मेरे डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लाने के लिए
आप खुद सोचिए क्या करना चाहिए ऐसा लाने के लिए इसको। मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए ना, फिर इसका मतलब कुछ, तो मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया क्या, 1 - अब ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा ना, तो साथ ही साथ इसको क्या करा दिया, बैलेंस करा दिया। अब 1 + cos है 1 - cos है क्या बनाता है, a² - b², मैंने ऐसा लिख लिया। अब 1 - cos² है किसका फॉर्मूला है, LHS = क्या हो गया, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब इससे आप लोगों को एक कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट ये है कि कभी अगर कोई चीज ऐसी है कि जो आपको चाहिए उसको RHS बनाने के लिए, तो उस चीज को अपने आप लिख लीजिए जैसा मैंने लिखा, और साथ ही साथ उसको क्या करा दीजिए, बैलेंस करा दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको डिनोमिनेटर में वो एग्जैक्टली आ गया जैसा आपको चाहिए था। हमें तो बस आप खाली क्या चीज इक्वल करनी है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इक्वल करने के लिए हमने कार्यक्रम किया, a² - b², और वो sin² बन गया। एक तरीका तो ये, ठीक है, मैंने RHS को सॉल्व भी नहीं किया, मैंने खाली LHS सॉल्व किया और प्रॉपर पहुंच गया RHS पर। ये चीज आपको सीखनी है। लेकिन अगर आप मान लो बोलो कि नहीं भैया समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल IIT लेवल जा रहा है, तो थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। LHS इतना सॉल्व हो सकता था, आपने कर दिया, इससे आगे दिखाई नहीं दे रहा, आप रुक गए। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, तो आई RHS सॉल्व करें। नहीं वो देखो ये कंसेप्ट हैं अपने आप में, दोनों ही चीज जरूरी है, ये भी आना चाहिए। हम कहीं अटक जाए तो फिर क्या करें, फिर कुछ मत करो, फिर रोक दो और फिर किसको सॉल्व करना शुरू करो। हाँ, ये अप्रोच भी आनी चाहिए। अप्रोच ये भी आनी चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, जब आपने सॉल्व किया और आपका डिनोमिनेटर गायब हो गया, तो आप RHS को देखो, क्या उसका डिनोमिनेटर जो है वही डिनोमिनेटर अपने में चलवा दो एज इट इज, और उसको साथ ही साथ क्या करवा दो, बैलेंस और करवा दो, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से लिखा है वो, तो उसको बैलेंस करा दीजिए। उससे रहेगा डिनोमिनेटर तो आपका बराबर हो ही गया, बस खाली अब क्या चीज आपको इक्वल करनी है, न्यूमरेटर। ठीक है, बट चलो ये वाली टेक्निक भी आनी चाहिए। LHS इतना सॉल्व हो सकता था, इतना ही किया, इससे आगे दिखाई नहीं दे रहा, रोक दिया। अब RHS को सॉल्व कर रहे हैं। अब RHS में थोड़ा सा गौर करिए आप लोग, देखिए RHS में लिखा हुआ है sin²a/में 1 - cos। हमें लेके क्या आना है, 1 + cos। अब आप बताइए, आपके RHS में ट्रिग्नोमेट्री वाइज एक प्रॉब्लम चल रही है, बताओ क्या। अरे आपको लेके क्या आना है, प्लस में कॉस में। RHS में क्या चल रहा है, कॉस तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, साइन भी है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर नहीं है यहां, डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये 1 - cos A क्या होने वाला है। अब ये कैंसिल कैसे हो, ऊपर तो साइन चल रहा है, नीचे कॉस चल रहा है, तो ऊपर भी क्या चलना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा, यही तो हमने सीखा था। तो इसका मतलब आप इस साइन को क्या करने वाले हो, कन्वर्ट किस में, कॉस में। क्यों कॉस में किया कन्वर्ट, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर गायब करना है। अब डिनोमिनेटर गायब करना है तो इसका मतलब ये 1 - cos से कैंसिल होगा। अब आप बताइए कैसे कैसे हो, sin² को आप लिख देंगे 1 - cos²। बिल्कुल, अब आ रहा है ना कि a² - b² लगा देंगे, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो सोच नहीं रहे, वो बस रट रहे हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे करना। मैंने बताया था ना, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है समझ के करने में और रट के करने में, ये वही डिफरेंस। कराने को तो मैं भी करा दूँ, तो टाइम ही कितना लगेगा उसको कराने में? मुझे 10 क्वेश्चन कराने में, लेकिन मानो मतलब मैं जब तुम लोगों से 12 मिनट में करवा सकूँ, करवाने की एक्सपेक्टेशन लिखता हूँ, तो मैं सिखाने में मेरे ख्याल से 40 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं 1 घंटे में सिखा दूंगा, तुम्हें सारे 10 के 10 करके दे दूंगा, और फिर थोड़ा सा मारूंगा तो मैं तुम 10 के 10 कर लाओगे। तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो सीखने की कोशिश करो। तो a² - b² मुझे हटवाना है ये, तो मैं इसको एक बार तो प्लस करके लिखूंगा और एक बार माइनस करके, और अपॉन में भी क्या चल रहा है, और ये हट गया देखो डिनोमिनेटर।
यही तो प्लान था। और आपके पास बचा क्या? 1 + और आपका एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ऐसे आया समझ में? ठीक है, तो बिल्कुल एल एच एस से आर एच एस तक भी पहुंच सकते हैं, वो तरीका भी आना चाहिए। और थोड़ा एल एच एस को करिए, थोड़ा RHS। जहाँ फंस जाए वहां आर एच एस को सॉल्व करना शुरू कर दो। बस ध्यान रखो लाना क्या है। बच्चों की बस एक ही कमी है ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान ही नहीं रखते लाना क्या है। बस फॉर्मूला पे ध्यान होता है, अच्छा फॉर्मूला दिख रहा लगा दो, ये दिख रहा है वो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भैया लाना क्या है उसको देख ले। वो करे सारी फॉर्मूले लगा देते हैं बच्चे। ये साइन है, साइन स्क्वायर है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये कॉस स्क्वायर है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो? साइन स्क्वायर में। अरे आ ही नहीं रहा यार, आएगा कैसे? ये भेजा तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो भगवान ने सबसे ऊपर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको करा देता हूँ। थर्ड हालांकि बहुत पीछे कराना चाहिए था वैसे, बट चलो कोई बात नहीं, थर्ड और फिफ्थ बाद में कराएंगे। मैंने सिक्स करा दिया आपको, सेवन्थ करा दिया, एट्थ करा दिया, नाइन्थ डन। टेंथ वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर टेंथ करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। 10th है तो सही, 10th वाला तो थोड़ा सा और अलग ही है। इसमें तीन एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें दो एलएचएस और आरएचएस होते थे, ये पहला वाला है जिसमें तीन है। लास्ट में भी हाँ सबसे लास्ट है। मतलब एक्सरसाइज लास्ट में। हाँ खत्म, इसके बाद ट्रिग्नो, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो चालू करेंगे। 1 - tan² अपॉन में 1 - कॉट, अच्छा स्क्वायर नहीं सर, पूरे एक। और यहाँ पर क्या चल रहा है? tan²। ये तो 1 + tan² अपॉन में 1 + cot²। इधर बाजू में लिखा है 1 - tan A अपॉन में 1 - cot A का होल स्क्वायर, और पीछे लिखा है tan²। ये पहला क्वेश्चन है जो और क्वेश्चनों से अलग है। बताओ क्या अलग है इसमें? इसमें तीन लिखे हुए। अभी तक आपने जो 9 क्वेश्चन डील करे हैं इससे पहले के, उन सब में दो पार्ट रहते थे, एक एलएचएस, ये पहला पार्ट है जिसमें तीन लिखे हुए हैं। तो जब तीन लिखे होते हैं, मान लीजिए मुझे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करवाना है, तो ये काम के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? या तो ए और सी को इक्वल करा दीजिए, और बी और सी को इक्वल करा दे। इन दोनों बातों से ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये तीनों आपस में कैसे हैं। एक तरीका तो ये मतलब, या तो ए को भी सी के इक्वल कराइए और बी को भी किसके इक्वल कराइए, इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। या फिर क्या कराना पड़ेगा कि ए को बी के और सी को भी बी के, ऐसा कराइए। या फिर बी को ए के और सी को भी ए के। मतलब हमें क्या कराना है, आपस में ये इक्वल करवाने हैं। बस इस बात को ध्यान रखिए, अब किसको किसके इक्वल आप करवाएंगे वो आप खुद देखिए। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, इसको tan² के इक्वल करा लीजिएगा और इसको भी किसके इक्वल करा दीजिएगा, तो तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे। तो मैं केस फर्स्ट लेके चल रहा हूं, जिसमें मैं 1 + tan² को किसके इक्वल कराऊंगा। बताओ भाई किसको इक्वल कराएंगे हम? tan²। अब ये वाला क्वेश्चन आप ऑलरेडी डील करके बैठे हो, याद हो तो बताओ कैसे कर। मुझे सब कुछ किसमें लेके आना है? सब कुछ किसमें लेके आना है? क्या तुम कॉट को tan में कन्वर्ट नहीं कर सकते? अरे किया ही क्वेश्चन आप लोगों ने, मैंने तीन तरीके से कराया था आपको। 1 + cot² का फॉर्मूला है, 1 + tan² का फॉर्मूला है। मैंने तीन तरीके से कराया था, आपको याद ही नहीं? कितनी कम मेमोरी है तुम्हारी। करा देते तीनों तरीके से। 1 + tan² अपॉन में 1 + cot²। सब कुछ tan में कन्वर्ट कर लीजिए, बात बन जाएगी, क्योंकि लाना भी tan ही है। कॉट को लिख सकते हैं ना 1/tan²। डिनोमिनेटर में मेरे ख्याल से एलसीएम हो रहा है ना, न्यूमरेटर में तो नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा ये?
टेन स्क्वायर ए प्लस का, फिर क्या करना है, जो क्या रेसिप्रोकल करेंगे, टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस वन, टेन स्क्वायर ए प्लस वन, क्या क्या रह गया खाली, और आ गया आपके पास। एक तरीका तो ये है। दूसरा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर ए का अपना एक फॉर्मूला है, बताओ क्या। वन प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैंने जब ये क्वेश्चन लिखा तो आपको वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूले दिखाई दिए, दिखाई देंगे तो, जिनको दिखाई दिए उनको फॉर्मूले याद है, जिनको नहीं दिखाई दिए उनको फॉर्मूले याद नहीं। पहली बात, अब तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि तुम्हें दिखा या नहीं दिखा, मैं तो बता सकता हूँ चेक कैसे करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, और हमें तो टेन स्क्वायर लाना है ना, और टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस से आता है, तो ये सेक को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, वन अपॉन में, और कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और इसको आप क्या लिखते हो, एक तरीका ये फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप किसी से भी कर लीजिएगा, मतलब मैंने तो एलएचएस सॉल्व किया है, ये भी एलएचएस ही है और ये भी कहीं ना कहीं क्या है, आप किसी भी एक से कर दीजिएगा, या तो इससे कर लीजिएगा या तो इससे कर लीजिएगा, बताओ किससे आसान है, आसान किससे वो बता दो, साइंस स्क्वायर वाले से, ठीक है, जिससे अगर आपको आसान लगे उससे कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं, पर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो केस वन तो मेरे ख्याल से हो गया, एल एच इज इक्वल टू, केस टू और देख लेते हैं, केस टू में क्या लिखा हुआ है, और दोनों कर रहे हैं केसेस, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। केस सेकंड, मैं वन माइनस टेन ए अपॉन में वन माइनस के होल स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करूंगा, टेन स्क्वायर ए में, बताइए कैसे करें, इसको इसमें लाना है, अब तो स्क्वायर भी नहीं बट रहा, ये तो फॉर्मूले लगा लोगे, होल स्क्वायर है, अगर तुमने ये स्क्वायर इनको बांटा, मान लीजिए मन कर रहा है, तो आपके पास आएगा वन का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू टेन ए, चलो वन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर तो आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, सेक्स स्क्वायर में, लेकिन वो जो माइनस का टू टेन ए वो दिक्कत देता ही रहेगा, और आपको टेन स्क्वायर लाने नहीं देगा। साइन कॉस में कन्वर्ट आप कर सकते हैं चाहे, आई साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, वन माइनस टेन को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन में, और अपॉन में वन माइनस कॉस ए अपॉन में, और पूरे का क्या चल रहा है, अब डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हो, तो एलसीएम करिए कितना आएगा, कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, फिर बड़ी वाली लाइन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन ए, और यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का, ठीक है। अच्छा जी, अब आप थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो गेट खोल देना, रुको रुको रुको, आ जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे का, अब आप बताइए अब कटिंग कैसे करोगे, अच्छा अब ठीक है, इससे ये है, क्या ये और ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, साइन में फर्क है, एग्जैक्टली सेम नहीं है,
साइन है यहाँ प्लस का, यहाँ साइन है किसका है, वहां कॉस है माइनस का, यहाँ कॉस है किसका है। तो या तो माइनस कॉमन निकाल के काटो, जिससे माइनस कॉमन निकल जाए और बिल्कुल हूबहू हो जाए। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल दो। अब आप बताओ ये कॉस है किसका बन जाएगा और साइन किसका बन जाएगा। क्या अब एग्जैक्टली सेम है। हाँ अब तो एग्जैक्टली सेम है। उधर से या उसी साइड से। तो ये एग्जैक्टली क्या है इसके जैसा सेम। ठीक है। अब क्या रहेगा आपके पास, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, और ये स्क्वायर जैसे आप बांटोगे तो कितना बन जाएगा। और आपका एल इक्वल टू क्या हो गया। या तो इस चीज को फॉलो करो, ठीक है, वरना अगर आप लोग 10 वाली चीज को फॉलो करते तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं मेरे ख्याल से। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। 1 माइनस कितना है 10 है अपॉन में 1 माइनस कॉट है और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लेके आना है आपको। अब बताओ हमने क्या टेक्निक लगाई थी, मैं सब कुछ 10 में बना देता था। कॉट को मैं क्या बनाऊंगा 10, तो 1 माइनस 10 है। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में। अब क्या कर सकते हैं एलसीएम, तो 1 माइनस 10 है। सही है। अब क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 माइनस 10 है और मल्टीप्लाइड बाय में 10 ए ऊपर आ जाएगा और 10 ए माइनस 1 नीचे चला जाएगा और पूरे का क्या रहेगा। अच्छा क्या ये इससे कटिंग हो जाएगी, वही फर्क है दोबारा माइनस का, माइनस कॉमन निकाल दीजिए। अब कितना हो जाएगा 10 ए माइनस, और 10 ए ऑलरेडी है और अपॉन में भी क्या चल रहा है 10 ए माइनस 1 से 10 ए माइनस 1 क्या रहेगा खाली आपके पास। दोनों ही केस में अगर 10 में कन्वर्ट कर लें तो आसानी से हो जाए। ठीक है, और ज्यादा कुछ याद रखने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 और है हमारा, उसको और करेंगे। देखते हैं आप लोग कितना इसमें साथ दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो काइंड ऑफ रटने जैसा है। ठीक है, तो ये जो 8 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं अभी तक, 8 करा दिए सर मैंने, 5 कल कराए थे मतलब पहले कराए थे और 3 अब करा दिए, तो अब टोटल 8 हो गया आपके पास। ठीक है, 3rd क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ। इन 9 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा कल। कल कर लेंगे टेस्ट दोबारा से। भाई तुम पेंटिंग कर रहे हो उसी दिन, मैंने जब तेरे को 5 क्वेश्चन कराए तेरे नंबर आए 1, तेरे को पढ़ के पढ़ना शुरू कर देना था क्योंकि तेरे को पता था कि टेस्ट होगा। अब तू काम पेंटिंग करता करता चला जाता है, फिर जब मैं टेस्ट बोलता हूँ फिर वो तेरे को 9 क्वेश्चन दिखते हैं। अगर तू 5 कर लेता तो वो हार्डली 4 क्वेश्चन होते बस। बाकी बात है प्रैक्टिस की। अरे कभी तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ ना, है ना भाई, कभी तो कराओ। हमेशा वो ऋषभ के आगे 1 नंबर देख के दुख होता है यार उनको, शिवम के आगे 0 देख के दुख होता है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अगर मान लो ये 3-3 का होने वाला है, कितने क्वेश्चन है टोटल 9 दिया ना मैंने, 9 दिया 27, 27 तो 20 प्लस तो ले गया, कभी तो लाओ भैया 2 मिनट पर क्वेश्चन। हाँ 2 मिनट पर क्वेश्चन, नहीं 20 मिनट नहीं 2 मिनट देंगे चिंता मत करो। आप ये ना बोले 20 मिनट का टेस्ट नहीं, 2 मिनट के हिसाब से 18 मिनट बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करा देता हूँ क्योंकि यही गेम बदलेगा तुम्हारा। देखो क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं तुम इसे कर पाओगे। टाइम कर 0 मिनट। नहीं टाइम कंज्यूम मैंने इसको छोटा ही बनाया है वैसे, एक और तरीका है उसमें टाइम कंज्यूम होता है इसका। ध्यान रखिएगा 12 मिनट है बेस्ट इन 10 क्वेश्चनों के लिए, वो बेस्ट है, उसको अगर आपने तोड़ दिया तो 12.5 था वैसे। इसी ट्यूशन का हाँ
और राइटिंग मतलब इतनी बुरी भी नहीं थी, ठीक थी राइटिंग। अरे आपसे पहले बहुत धुरंधर बालक निकल गए थे। चलिए देखिए क्वेश्चन को। टेन थीटा है अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा है, कॉट थीटा है अपॉन में वन माइनस टेन थीटा है, और वन प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत जो होगी आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा से कर लेते हैं। तो टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिग्नोस्टल में, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और एक काम करो, चलो 8 का कर लो, ये दो में आप चलिए ध्यान दीजिए, ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो ये वाली लाइन जो ए बी लाइन है आपकी, वो सी डी लाइन के पैरेलल है। तो मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल क्या होता है पीयूष, बहुत बढ़िया, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। और पैरेलल अगर लाइनें होती है तो को इंटीरियर करस्पॉन्डिंग, ये सारे एंगल्स अलाउड। सही है, तो मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल। अच्छा चलो मैं तुमसे एक चीज और पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है भाई। तो मान लीजिए ये एक लाइन है जिसने पैरेलल लाइनों को कट किया है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये वाली लाइन ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब इससे क्या सीखने को मिला, एक में दो ट्रांसवर्सल बिल्कुल दो पैरेलल लाइनों की कितनी भी ट्रांसवर्सल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ट्रांसवर्सल होगी तो दूसरी ट्रांसवर्सल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इधर फॉलो करिए। भाई ये दोनों पैरेलल लाइनें थी, तो ये जो एफ ई है, ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। और ये जो जी ई है, ये भी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल। ये दोनों ही ट्रांसवर्सल। ठीक है, और देखिए गिवन में क्या लिखा हुआ है कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर बना रही है। तो ई एफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी। तो अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर इधर 90 है तो इस तरफ भी क्या है 90। ये बात याद रखने की है आपको। ठीक है, और एक जी ई डी एंगल, जी ई डी, ये पूरा एंगल 126 है। गेट लगा दिया क्या, गेट खोलो, रुको रुको रुको। ठीक है, तो ये जी ई डी एंगल जो है आपके पास, ये कंप्लीट एंगल, ये जो एंगल आपके पास, ये कितना है आपके पास 126, ये दिया हुआ। ठीक है, तो ये जी, हाँ बोलो, जी ई डी एंगल कितना दिया हुआ है आपको 126, और आपको फाइंड करने के लिए 3 एंगल्स बोले गए। इन तीनों एंगलों पर थोड़ा हम गौर करते हैं। एक तो बोला है एंगल ए जी ई, अब ए यहाँ है, जी यहाँ है, ई यहाँ है, ये वाला एंगल पूछा है आपसे, ये वाला। अब आप मुझे बताइए, पैरेलल लाइनें हैं, ट्रांसवर्सल है, ये अगर 126 है तो ये वाला कितना होगा, रीजन क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर। समझ में आया, मेरे ख्याल से पहला वाला काम तो हो ही जाएगा अपना, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया। नेक्स्ट वाला पूछा है आपसे जी ई एफ, जी ई एफ, ये बीच वाला, ये वाला एंगल बताओ, इसके लिए क्या करोगे, पूरे 126 में से 90 वाले को क्या करवा देंगे, तो ये बाकी का बचा हुआ छोटा वाला एंगल आ ही जाएगा। ठीक है, 126 में से आपने 90 माइनस किया तो 36 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे एक चीज और पूछी है उसने, एफ जी ई, तो एफ जी ई ये वाला है। अब मुझे बताओ, ये जब तुम निकाल के बैठेगा 126, तो ये वाला बताओ, ये वाला कैसे निकालोगे, लीनियर पेयर वाली इक्वेशन में सेटअप करके निकल जाएगा ना। सही है, तो 180 में से आप 126 जब माइनस कराओगे तो लगभग 54 डिग्री आपके पास। तो मेरे ख्याल से तीनों जो एंगल्स हैं वो निकालने में ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, वो आराम से निकल सकते। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लिखने पे। तो आइए गिवन लिख देते हैं पहले तो गिवन में बताओ क्या क्या लिखना, गिवन भी तो, हाँ अरे पैरेलल है तभी तो कोइंटीरियर करस्पॉन्डिंग सब लग रहे हैं। तो पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा
ई एफ जो है, परपेंडिकुलर है हाँ ई एफ परपेंडिकुलर है CD सी डी। तीसरी जो है वो है एंगल जी ई डी 126। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कुछ चीज, और तो मेरे ख्याल से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइंड और लिख लेते हैं। फाइंड लिखना पड़ता है, अरे गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर होता है शुरू। ठीक है, सिंटैक्स को थोड़ा ध्यान रखो। पहले गिवन लिखते हैं, नंबर फिर हाँ बिल्कुल इन चीजों के नंबर करते हैं। डायग्राम भी मस्ट है, गिवन फाइंड सॉल्यूशन, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट, तीनों को लिखना। सॉल्यूशन भी आता है आंसर शीट भी बना आंसर शीट में हाँ डायग्राम तो बनाना है। क्या क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बन रहा हूँ। सॉल्यूशन ये लिख के आए, ये लिख के आए, डायग्राम और ये लिख के आए। यार क्यों जानबूझ के नंबर कटवाना चाहते नहीं, भाई? बिल्कुल नंबर कट जाएंगे, क्यों आपके फुल नंबर आ रहे हैं बेवजह? इन सब छोटी चीजों की वजह से नंबर कटे। एंगल जी ई एफ, और तीसरी चीज है एंगल एफ जी ई, ये तीन चीजें आपको निकालनी। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो पहले आप लोगों ने सबसे पहला वाला ये जो ए जी ई निकाला, ये कैसे निकाला था? ये था अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, और हम ये बात कह रहे हैं कि ए बी तो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ये रीजन इसका क्या है, गिवन। और आपका एंगल ए जी ई इक्वल है एंगल जी ई डी के, वजह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जी ई डी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, तो एंगल ए जी ई की भी कितनी आ जाएगी, और आप इसको हाईलाइट। सही है। उसके बाद आपको ये छोटा वाला एंगल निकालना था, इसको कैसे निकालेंगे? एंगल जी ई एफ इक्वल होगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। सही है। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 126 माइनस 90, 126 माइनस 90 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 30, और आप इसको भी क्या कर देंगे, हाईलाइट। और फिर मेरे ख्याल से ये छोटा वाला सा एंगल निकालना था, ये वाला। इसको कैसे निकालोगे? लीनियर पेयर से। इसको हम लिखेंगे कि एंगल एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ, या एफ जी ई, जो भी आप इक्वल टू 180। रीजन रीजन है लीनियर पेयर। ठीक है। अच्छा जी, अब ए जी कितना था, 120, और ई जी एफ, ई जी एफ ये तो हमें निकालना ही है। और एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180 माइनस 126 कितना हो जाएगा, 54। और आप इसमें कोई मुश्किल था क्वेश्चन? ठीक है, ये मुश्किल इसलिए नहीं लग रहा है आपको क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, कोई इंटीरियर करस्पॉन्डिंग इनमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसलिए कोई इशू आ नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक ये क्वेश्चन भी बड़ा फेवरेट है टीचर्स का। ठीक है, ये और इसके बाद वाला भी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। थर्ड वाला देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, और एंगल पी क्यू आर इक्वल है 110, एंड एंगल आर एस टी इक्वल है 130 डिग्री। आर एस टी, और फाइंड करेंगे आप एंगल क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे पी है, ये क्यू है, यहाँ आर है, ये एस है, और ये टी। जहाँ ये वाला जो है ये 130 दिया हुआ है, और ये वाला 110 दिया हुआ है। यार क्यू इधर की जगह अगर ऊपर घुमाए तो ज्यादा सही, तो 1 1। अब आपसे इन्होंने क्यू आर एस फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो क्यू आर एस थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर है। क्यू आर एस ये वाला एंगल, ये वाला। अब इसको हम कैसे करेंगे वो सुनो।
और अच्छा ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल, सेम डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, ऐसा दिया हुआ। तो आपको क्या करना है वो सुनो, आपको ये करना है कि या तो आप इसी लाइन को एक्सटेंड करा दीजिए, एक तरीका तो ये भी है। एक तरीका क्या है, आप नीचे एक लाइन बनाइए, ठीक है, ऐसे, और आप उसको बना लीजिए कुछ भी, ठीक है, उस लाइन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है पूरी पूरी। एस, और एस टी मत दीजिए, आप इसको नाम दीजिए एक्स और वाई। लेकिन इस लाइन की खासियत होगी कि ये लाइन एक तो आर से पास करेगी, ठीक है, और ये पी क्यू लाइन के साथ ही साथ पैरेलल भी होगी। भाई आप खुद सोचिए, अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे कंस्ट्रक्शन कर दिया, मतलब आर से पास कर लिए पैरेलल। देखो आप इस आर से पास करने वाली कितनी लाइनें बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? लेकिन मैंने वो लाइन बनाई है जो कि एक तो आर से पास कर रही है, और वो किसके पैरेलल है, पी क्यू, पी क्यू। एस टी के पैरेलल होगी इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक के बारे में श्योरिटी आप दे सकते हो कि भाई इसके पैरेलल बना रहा हूं। तो आपने एक लाइन बनाई है जो कि पी क्यू के क्या है, पैरेलल। अब मुझे एक बात बताओ, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी। ये लाइन किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो भाई एक्स वाई जो लाइन है वो कहीं ना कहीं एस टी लाइन के भी क्या होगी, और रीजन क्या होगा, lines which are parallel to the same line are parallel to each other। ये थ्योरम थी, मैंने करवाई थी आपको। अगर कोई लाइन सेम लाइनों के ही पैरेलल है, अगर दो लाइन है सेम लाइन के ही पैरेलल है, अब देखिए ना, आपकी एक्स वाई लाइन किसके पैरेलल है, पी क्यू के, और एस टी लाइन भी किसके पैरेलल है। तो भाई एस टी और एक्स वाई आपस में कैसी है, बताया ना, इफ टू लाइन्स, if two lines are parallel to the same line then they are also parallel to each other। ठीक है, ये थ्योरम आप इस्तेमाल करेंगे, और एक्स वाई आपकी एस टी के भी पैरेलल होगी और एक्स वाई आपकी पी क्यू के भी पैरेलल होगी, हाँ या ना। ठीक है, अब अगर ये पी क्यू के पैरेलल है और ये एंगल आपको पता है, मुझे एक बात बताओ, ये वाला निकल जाएगा, कैसे, कोइंटीरियर। भाई दो लाइनें जब पैरेलल होती थी, मेरी बात सुनो, दो लाइनें जब पैरेलल होती थी और ट्रांसवर्सल जब कट करती थी, तो कोइंटीरियर एंगल्स का प्लस 180 होता था या नहीं होता था, होता था ना। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा फिर, दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 180। एक 110 है तो दूसरा वाला निकाल लोगे ना, 70। तो भाई नीचे वाला कितना हो जाएगा आपके पास, 70, मतलब ये 70 हो जाएगा, सही है। अब ऐसे इस तरफ आ जाइए, ये वाला कितना है, तो यार ये वाला कितना होगा, सही है। अब आप खुद गौर करिए, एक्स वाई एक सीधी लाइन थी ना, तो इन तीनों एंगलों का प्लस, रीजन स्ट्रेट एंगल। अब एक तो 70 है, एक 50 है, तो मिलाकर टोटल कितना हो गया, 120। बाकी कितना रह गया, तो यार ये वाला एंगल कितना होगा, निकल गया। मतलब पहले तो बाजू वाले एंगलों को निकालना है को इंटीरियर से, और फिर स्ट्रेट एंगल बोल के बीच वाले एंगल को, हिंट ऐसे देगा नहीं कुछ। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी एक तरीका और भी अगर आप बोलें तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं ऊपर सेम नहीं, सेम नहीं है। अभी तो देखिए, अगर हम अगर हम इस लाइन को और एक्सटेंड कर देते आगे, मान लीजिए बाई चांस, देखो ये काम नहीं करना है फिर आपको, अगर मैं इसी लाइन को अगर एक्सटेंड करता यहां तक, मान लीजिए वाई पॉइंट, अब आप मुझे बताइए पी क्यू पैरेलल थी ना एस टी के, तो भाई कहीं ना कहीं पी वाई भी क्या होगी, भाई थोड़ा सा पार्ट पैरेलल है, तो पूरी लाइन भी तो पैरेलल ही होगी। अब आप खुद सोचिए, ये 130 है
अरे यार यहाँ ध्यान हाँ दो भैया। प्लीज, मैं जानबूझ के करा रहा हूँ क्वेश्चन, आपका टीचर कैसे कराए वो आप देखिए। ये एक पानी पी लो पहले, क्या दीजिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, ये 130 है, तो यार ये कितना होगा 50। को इंटीरियर से, सही है। अब ये 50 है, तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, 50 और वो वाला रीजन रीजन। वर्टिकल अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन को एक्सटेंड किया जाता है तो बाहर वाला एंगल अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है। अब आप खुद गौर करिए, ये वाला ट्राइंगल है और ये एक्सटेंडेड लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना है, 110 तो 110 इस 50 और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। सम के बराबर ही तो होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं 110 इक्वल है किस चीज के, 50 और प्लस आर एंगल के, ठीक है। अब आप इसको उधर ले जाओगे तो 60 हो जाएगा, तो एंगल आर कितना आ गया आपके पास, ऐसे आप निकाल सकते, ठीक है। अब बताओ कौन से वाले से करवाएं, दूसरे वाले को तो देखा ही नहीं, है ना। पर ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको हिंट नहीं आएगी, पहले बता, तो ध्यान कैसे भी आप कर सकते हो, पूरी आपकी चॉइस है, ठीक है। ऐसा भी कुछ जरूरत नहीं कि हिंट फॉलो करने की जरूरत। चलिए तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, तो गिवन में बताओ क्या लिखें, Given that PQ is parallel to ST, पी क्यू इज पैरेलल टू ST, एस टी, ये पहला एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, और तीसरा है और फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस, ये चीज आपको फाइंड करना। सॉल्यूशन शुरू करें, चलिए सॉल्यूशन शुरू करें। सबसे पहला, अच्छा इससे पहले कंस्ट्रक्शन और लिखना है आप, ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्शन जो है फाइंड के बाद और सॉल्यूशन से पहले लिखा जाता है बीच, मतलब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन, फिर क्या लिखते हैं फाइंड या प्रूफ या जो भी है, उसके बाद लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन अगर है तो, और फिर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, बताओ कंस्ट्रक्शन क्या लिखूं, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रू आर, ठीक है। आर से पार करता हुआ आप एक्स वाई एक लाइन बना रहे हो जो पी क्यू की क्या है, पैरेलल है। अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के, रीजन क्या है गिवन, और पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, रीजन कंस्ट्रक्शन, तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई पैरेलल होगा एस टी के, रीजन two lines are parallel to the same line, when two lines parallel to same line, when भी मत लिखिए, two lines are parallel to the same line then they are parallel to each other, two lines parallel to same line they are parallel to each other, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल वाले कंसेप्ट को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि फिर आपके पास कुछ खास रहेगा नहीं इसमें करने के लिए। अब सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई अच्छा एक काम करते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 बना दो, है ना, और इसको एंगल 3, हाँ हम तो शीट पे इसमें नेमिंग दे देंगे, तो इस नेमिंग को कंसीडर करेंगे ना कि जब कि इसमें नहीं लिखे थे, नहीं, डायग्राम में अगर आपने बना दिया तो आपको प्रॉपर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम में अगर आपने मेंशन किया होगा ना एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, तो आप लिख सकते हो। मैं वही चीज तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं सॉल्यूशन में तो लिख देते हैं, डायग्राम में होता नहीं है,
फिर टीचर को क्या पता भैया एंगल 1 एंगल 2 कौन से है तुम्हारे। ठीक है, तो इस गलती को आपको नहीं करना। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा हमें लिखना नहीं पड़ेगा, वरना प्रॉपर एंगल का नाम लिखो। बोलो प्रॉपर एंगल का नाम लिखो फिर, या एंगल 1 एंगल 2 से कर दें। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू में 180। रीजन रीजन पता ही नहीं एंगल 1 एंगल 2 को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 कितना है भाई 110, एंगल 2 पता नहीं, वही तो निकालना है, और यहाँ पर 180। एंगल 2 को अकेला कर रहे हैं हम, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 180 में से 110 गए तो एंगल 2 आ गया आपका। इसको हाईलाइट रखिएगा, थोड़ा सा इसका यूज होगा आगे चल के। अच्छा जी, नेक्स्ट और हमें कौन सा करना है, एंगल 3 और एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है जी, एंगल 3 और एंगल 4 कर रहे हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलाकर 180। रीजन को इंटीरियर। ठीक है, एंगल्स। और एंगल 3 जो है, जो आपके पास कितना भाई 130 वो 130, और एंगल 4 तो हम निकाल ही रहे हैं। एंगल 4 180 माइनस 130 एंड दैट विल बी, तो एंगल 4 आ गया आपके पास 130। अब जो बीच वाला एंगल है उसको और देख लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 4 इक्वल टू रीजन स्ट्रेट नहीं आया पूर्वा। ठीक है, एंगल 2 कितना है भाई, अभी भी निकाला था हमने 70। तो 70 प्लस एंगल क्यू आर एस और प्लस 50 और इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 120, 120 ले आगे माइनस करोगे आप, क्यू आर एस आपके पास आ जाएगा 60। आया, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान सा ही है वैसे तो, कर लेंगे भैया। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से करना सारे पड़ेंगे। 5 4 और 5 2 ही तो रह रहे हैं, एक रह रहा है। आधा घंटा आपके पास। देखो भाई अभी ले लो, अभी ले ले टेस्ट। नहीं 5 मिनट का ले लो, 4 क्वेश्चन। ओह कलर ही हुआ सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू में 50 डिग्री और एंगल पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड करना है एक्स एंड वाई, और डायग्राम कुछ ऐसा दिया होगा, ये रहा और एक, और इस तरीके से। यहाँ पर ए है, ए नहीं है, इसका मतलब पी। यहाँ पी है, ये क्यू है, यहाँ पे आर है, ये डी है, यहाँ पे सी, इसका मतलब ए, इसका मतलब बी। और ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल ऐसा दिया है। और एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं आपको। यहाँ पे ये वाला 50 है, दिस गोना बी वाई, एक ये एक्स है और ये 127 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, ए बी लाइन सी डी लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है तो ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। हाँ भैया, तो ये अगर 50 है तो ये जो एक्स है 50 ये भी कितना होगा 50। वजह कोई इंटीरियर एंगल, ये लो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 20
वो इंटीरियर तो इक्वल भी नहीं होते हैं, ज्यादा कम का नहीं होता है। अल्टरनेट इंटीरियर, ये 50 है तो इधर साइड वाला, एक लेफ्ट में एक राइट में है, दोनों आंसर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मामला बन जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई? 50। सही है यहाँ तक? अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी कि ट्राइंगल में अगर एक लाइन एक्सटेंड होती है बाहर वाला एंगल, तो बाहर वाला एंगल अंदर के, तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई इक्वल टू 127 है, जिसमें x आपको पता है 50, तो y निकल जाएगा। y 77, तो 50 को जब आप 127 में से माइनस कराओगे दूसरी तरफ ले जाके, तो 77 आएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 77। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी इसका नाम ही नहीं है, प्रॉपर्टी ये एक्सटीरियर एंगल। तो लिखना थोड़ी होता है। अब मैंने पूछ ही दिया आपको, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लिखना आप लिख भी सकते हो चाहो तो प्रॉपर्टी को, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इन अ ट्राइंगल, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर नाम भी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, तो हमारे पास y भी कैलकुलेट हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और भी है इसको करने का, वो सुन लीजिए। भाई देखो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल तो x वाला तो ठीक है। अब आप मुझे बताओ यार, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये 127, तो ये जो 127 है इससे कोई ये इस पूरे के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो मतलब आपका 127 जो है, अब ये वाला जो एंगल है ये दो एंगलों से मिलकर बना है, एक 50 और एक y। तो कहीं ना कहीं ये 127 जो है ये 50 प्लस y के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। अब आप बताओ अल्टरनेट से करना है कि एक्सटीरियर से? बेस में भैया को इंटीरियर एंगल से 170, हाँ, ये 127 है, आप इसको निकाल सकते हो, 180 माइनस ये निकल जाएगा, फिर स्ट्रेट एंगल से निकाल सकते हैं। भाई y को भी कैलकुलेट कर सकते लीनियर पेयर से 127 को अंदर निकाल दो, हैं। और फिर x पता है, x प्लस 127। हाँ, ASP से भी निकल जाएगा, सबसे आपकी चॉइस है। हम किसी एक तरीके से कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो गिवन गिवन बताओ। AB is parallel to AB इज पैरेलल टू, CD, अरे एक और क्वेश्चन है, बंद क्यों कर रहा है? और एंगल APQ 50, एक और है आपके पास एंगल PRD। और फाइंड क्या करना है आपको? x एंड y। अरे वो 40 भी नहीं हुई, मेरे से पूछ लेगा टाइम है। 35, क्या पूछ रहे हैं? 36। कुछ भी वो लाइन मैंने ठीक है, यहाँ तक देना है। अच्छा जी, अब बताइए क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो वो x ही निकाल देते हैं, X निकालना, ठीक है। तो Alternative सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं एंगल 1 मान, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई एंगल 1 जो है या x जो है इक्वल वो एंगल 1 के इक्वल है। रीजन अल्टरनेटिव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 मुझे पता है कितना है, 50, तो x भी कितना हो जाएगा? 50। फिर हम लोग ये लिख देते हैं कि एंगल APR इक्वल है एंगल PRD के। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर APR ये पूरा है ना, किसके इक्वल होगा? 127 एंगल सही है। PRD। लेकिन एंगल APR में दो चीजें मिलके बना है, 50 और y। तो मैं APR की जगह लिखूंगा 50 प्लस y, और PRD की जगह लिखूंगा, और y को हम अकेला कर दूंगा 127 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपके पास 77। तो y की वैल्यू आ गई। अब x भी क्लियर है, y भी क्लियर है। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट तो शॉर्ट है, अल्टरनेट इंटीरियर से। वो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, करना है। और क्या।
चलो लास्ट वाला हम एंगल, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो लेते हैं, उसके बाद करेंगे। पहली बात देखिए, अगर दो पैरेलल लाइनें बन रही हैं आपके पास, ठीक है, ये वाली लाइन, अगर इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो इसके इन दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी, जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी, वो आपस में पैरेलल जरूर होंगे। पीयूष ध्यान नहीं आता। तो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या परपेंडिकुलर लाइंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर लाइंस between two parallel lines, between two parallel lines are perpendicular, are parallel to each other। मतलब दो पैरेलल लाइनों के बीच में जितनी भी परपेंडिकुलर लाइनें बनती हैं वो सारी आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और भी ध्यान रखनी है, देखो जैसे अपने कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपको लाइन प्रूव करनी हो कि भाई ये लाइन है या नहीं है, तो आप कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर आप उस लाइन पे बनने वाले दोनों एंगलों का प्लस कितना प्रूव करवाते हैं, 180, और कहते हैं कि भाई देखो दो एंगलों का प्लस कितना है, 180 है, तो इसका मतलब ये एक सीधी लाइन है। सही है। अच्छा, इसी तरीके से एक कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम भी होती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर दो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इनके अल्टरनेट एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहती है। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहेगी कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो पक्का ये दोनों लाइनें आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इसका उल्टा बोलेगा, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर कहती है कि लाइनें पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, और कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर क्या कहेगी कि अगर एंगल इक्वल है तो लाइनें पक्का कैसी होंगी। तो मतलब जब लाइनों को पैरेलल करना है तो आपको कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है, और अगर लाइन प्रूव करनी है तो आपको कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर लगाना है। ठीक है, चीजों को थोड़ा क्लियर रखिए, कब तो लीनियर पे, कब तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर लगाते हैं और कब कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज और ध्यान रखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, बिल्कुल, कि आने वाली रे अगर किसी सरफेस पर टकराती है और वापस जाती है तो आने वाली रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको, इंसिडेंट रे। और जाने वाली रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। जहां पे ये टकराती है सरफेस से उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पे ये इंसिडेंट रे टकराती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अच्छा, या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप कह सकते हैं। और इस पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए ऊपर की तरफ तो उस इमेजिनरी लाइन को आप बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एक्सिस या नॉर्मल रे। और ये नॉर्मल रे के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल क्रिएट करेगी वो एंगल उसको बोलते हैं एंगल आई, और जाने वाली रे को बोलते हैं एंगल आर। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे आप कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में हमेशा इक्वल होता है।
हाँ जी, मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी और दोबारा से डिटेल देता हूँ कि भाई मतलब ये है कि अगर कोई सरफेस है, अगर कोई लाइन आ रही है और फिर वापस जा रही है, और अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और यही वजह है कि जब कभी भी आप इस काम को लेजर लाइट से भी करवा सकते हैं। मान लीजिए लेजर लाइट, क्योंकि उसमें आपको लाइट, उसमें आपको प्रॉपर लाइट दिखाई देती और है। वो तो शेड चेंज करोगे। तो जैसे ही आप कहीं मिरर पे या स्क्रीन पे या मोबाइल की उस पे भी अगर आप मारते हैं उस पर लाइट, तो आप गौर करेंगे, या फिर आप इवन टॉर्च, रात में जब आप टॉर्च ऑन करते हैं तो प्रॉपर लाइट दिखाई देती जाती, ठीक है, बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है। तो जैसे ही आप उसको किसी सरफेस पर मारते हैं, अब आपको सोचिए कि मान लीजिए जैसे ये सरफेस है, ठीक है, और अगर आपके पास एक लेजर लाइट है, तो आपने यहाँ से ऑन करा, तो भाई जहां पे वो टकराएगी और वापस जाएगी, तो वहां जो परपेंडिकुलर होगा उसके साथ जो एंगल होगा वो पल्ली तरफ भी एंगल मेंटेन करेगी। मतलब जिस एंगल से उसने सरफेस पर टकराई है उसी एंगल से वापस जाती है। अब आपको सोचिए, अगर मैं इस एंगल को, इस लेजर लाइट को अगर मैं नीचे करूं, तो अब आप ये बताइए कि मैं एंगल बढ़ा रहा हूं या एंगल कम कर रहा हूं? मैं एंगल बढ़ा रहा हूं। तो जाने वाली रे भी थोड़ा सा बैंड होती है, मतलब थोड़ा सा और पीछे की तरफ। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो मुझे रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल के नजदीक ले गया ना इंसिडेंस को, तो रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के नजदीक ही दिखाई देगा, मतलब लाइट आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगी रिफ्लेक्शन पे। और जैसे जैसे आप नीचे करोगे तो वो लाइट भी नीचे होती। यही कारनामा आप खिड़की के पास बैठ के घड़ी से या टिफिन से करते हैं क्लास में, वो भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो करवा रहे हैं आप। लेकिन भैया उस केस में तो हम सन को आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं कर रहे। हाँ, उस केस में आप सरफेस को कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप एंगल के साथ डीलिंग ही कर रहे हैं। तो जैसे ही आप उसको सन की तरफ करते हैं, तो आप जानबूझ के एंगल को कम करा देते हो नॉर्मल की तरफ, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर टेढ़ा हो जाता है। तो जो आने वाली लाइट है, परपेंडिकुलर जब टेढ़ा हो गया तो सन के साथ उसकी रेस का एंगल कम हो गया, तो आपको तुरंत ऊपर सरफेस पे दिखाया। लेकिन जब आपको किसी के मुंह पे मारनी होती है, आप क्या करते हैं, एंगल को, अब मान लो बंदा सामने बैठा है तो आप इस तरीके से करेंगे। तो आप सोचिए ना, नॉर्मल यहाँ है, आपने अगर साइड से अगर रे आ रही है तो आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को खुलवाया है और अपने नॉर्मल को टेढ़ा करके, तो जाने वाली रे भी नीचे ही आ जाएगी, तो वो प्रॉपर उसके मुंह पे लगती है। फिर आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, अरे यार एंगल मेंटेन नहीं हो रहा है, तो सरफेस के थ्रू आप इस काम को करते हैं। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, या तो रेज को बदलिए, या तो सोर्स को बदलो, या तो सरफेस को चेंज करो। नॉर्मल के साथ एंगल बदलता है। इतना डिटेल में मत जाइए। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ऐसी बात हुई है। इस क्वेश्चन के थोड़े सिंटेक्स को समझ लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को, लैंग्वेज थोड़ी इसमें अच्छी यूज करिए ना। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। चलिए देखिए, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। पी क्यू एंड आर एस दो मिरर्स हैं और दे आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और दो मिरर्स को इस तरीके से रखा गया है। मिरर में जो इस तरीके से शेड हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब जो रिफ्लेक्शन है, हाँ पीछे में, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो आगे वाले सरफेस से होगा, क्योंकि उसको पॉलिश बैक साइड से किया गया है। इस तरीके से एक रे आ रही है और इधर टकरा रही है, और इस तरीके नीचे आ रही है, और फिर यहाँ टकरा रही है, और फिर इस तरीके से जा रही है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है प्लीज समझिएगा। यहाँ पे पी है, यहाँ पर क्या है, क्यू, ये नीचे वाला जो है आर है, और ये एस, और ये वाली लाइन कहीं ना कहीं इस वाली लाइन की क्या है, क्योंकि मिरर्स को पैरेलल बोला गया। अब आपको बोला गया कि भाई इस तरीके से एक लाइन आ रही है, इधर आई, इधर रे टकराई, और कौन से पॉइंट पर टकराई है, वो बी पॉइंट, इस तरीके से फिर इधर चली गई और ये सी पॉइंट पर टकराई है, और फिर इस तरीके से निकल, और यहाँ पे ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो ए बी लाइन पी क्यू मिरर के लिए किसका काम कर रही है, इंसिडेंस का, आने वाली रे का। और बी सी लाइन पी क्यू मिरर के लिए किसका काम कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे का, जाने वाली रे का। तो अगर मैं, तो ये बी पॉइंट जो है ये कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ टकरा रही है लाइन और यहां से वापस जा रही है। तो अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मान लीजिए एक्स नाम का,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मतलब मैं अगर इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दूं तो कहीं ना कहीं एंगल 1 किसके इक्वल है? रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अगर आर एस मिरर है तो ये जो बीसी लाइन आ रही है ये इंसिडेंस रे है, और जहां टकरा रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और जो जा रही है वो तो रिफ्लेक्टेड। और अगर मैं यहां पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो ये जो सी वाई बनेगा इसमें ये नॉर्मल का काम करेगा, और प्लस ये जो एंगल बनेंगे एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब करवाना क्या है वो सुनो। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको जो प्रूव करवाना है वो सुनो। आपको इस ए बी लाइन को पैरेलल प्रूव करवाना है किसके? सी डी लाइन। अब ये काम हम कैसे करवाएंगे उस पर गौर करिए। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के क्या प्रूव करवाना है? मुझे बात बताओ, दो लाइनों को पैरेलल दिखवाना है, कैसे दिखवाएंगे? अगर ट्रांसवर्सल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी? पक्का ये काम आपको करवाना। तो इसका मतलब भैया ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करवाना है। हाँ जी बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, मुझे ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करवाना है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल मुझे करवाना है क्वेश्चन के हिसाब से। टाइम हो गया वो छोड़िए, ये क्वेश्चन आएगा और ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हुआ तो 10 मिनट लेट भेजूंगा। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करवाना है मुझे। अब ये कैसे करवाएंगे उस पर गौर करिए। मुझे एक बात बताओ, देखो पहले ब्लूप्रिंट सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक से सीखिएगा। मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 किसके इक्वल है? वजह एंगल 3 किसके इक्वल है? रीजन। अच्छा, अब एक बात और बताओ, क्या ये BX लाइन CY लाइन के पैरेलल है? क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है दो पैरेलल रेस के। क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, मैंने बताया तो था, दो पैरेलल लाइनों के बीच में जितनी भी परपेंडिकुलर लाइनें बनती हैं वो आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल। ठीक है, तो आप इसी बात को बोलेंगे कि BX लाइन कहीं ना कहीं CY लाइन के क्या है? पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है इस वाली लाइन के तो और ये किसका काम करेगा फिर? पक्का ट्रांसवर्स। तो कहीं ना कहीं एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कैसे हैं? इक्वल। अब एंगल 2 भी किसके इक्वल है? एंगल 3। अब एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 किसके इक्वल है? आपको नहीं लगता ये चारों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल। इन बातों से हम कंपेयर करके कह भी सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 चारों आपस में कैसे हैं? इक्वल। अगर चारों आपस में इक्वल है तो इन चारों में दो दो का प्लस भी आपस में कैसा होगा? भाई अगर चार चीजें इक्वल है तो अगर मैं दो एक तरफ रख दूं, दो एक तरफ रख दूं तो वो भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। मान लीजिए ये 100 रुपये ला, ये 100 रुपये ला, ये 100 रुपये ला, ये 100 रुपये ला। अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर दूं, इन दोनों को एक साथ कर दूं तो ये कितने हो गए? 200। ये कितने हो गए? तो भी तो आपस में इक्वल ही है। तो अगर कोई चार चीजें अगर इक्वल है तो इनमें दो दो का प्लस भी अगर किया जाए तो इक्वल ही होगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कौन कौन से दो दो प्लस करवाऊं? मेरे को तो ये पूरा एंगल चाहिए ना। अब ये पूरा एंगल 1 और 2 से आ रहा है और यहाँ ये पूरा एंगल किससे आ रहा है? एंगल 3 और एंगल 4। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के लिखूंगा एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 1 एंगल 2, मैं यहाँ पर एंगल B बोल दूंगा, और 3 और 4 का प्लस मैं एंगल C बोल दूंगा। दिखाई दे रहा है ना? अगर ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में कैसे हो गए? इक्वल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो पक्का AB लाइन पैरेलल है किसके? वजह कंजर्व नहीं, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये है इसको करने का तरीका। भैया लिखेंगे कैसे? लिखने का बता देते हैं किस तरीके से आपको सेटअप बनाना है, बट ये ब्लूप्रिंट है। तो कहीं ना कहीं आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कराना है,
एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल कराना है। फिर आपको बोलना है कि बी एक्स लाइन सी वाई के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो एंगल 2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चारों इक्वल हो जाएंगे। चारों के इक्वल होते ही फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, दो दो का प्लस करा देना एंगल, और पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल। फिर आप डायरेक्टली कह दोगे ए बी लाइन सी डी लाइन के क्या है, parallel। तो आइए चलिए फटाफट गिवन लिखवाओ भाई, गिवन में क्या लिखूं बताओ। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये पहला पॉइंट। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। यही क्वेश्चन आएगा, चांसेस का ही होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों से होता नहीं है, समझ में नहीं आता उनको। है तो छोटा लेकिन समझ में नहीं आता, और उन्हें पता होता है बच्चे रटके कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अल्फाबेट को घुमा देते हैं। रटके करिए लेकिन समझ समझ, रटना तो है, मैं मान रहा हूँ। पहले 1 को 2 के इक्वल कराना है, 3 को 4 के, फिर 2 को किसके इक्वल कराना है, 3 के। चारों आपस में कैसे हो जाएंगे, फिर दो दो का प्लस करा देना, इतना ही कुछ। चलिए करवाते हैं। तो पी क्यू आर एस के क्या है, पैरेलल, ये गिवन है। बस मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो कुछ गिवन है नहीं। ठीक है, फाइंड क्या करना, फाइंड कर रहा हूँ, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बताइए, टू प्रूफ क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा जी, इसमें फिर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, एक्स, हाँ जी, आपने बी एक्स परपेंडिकुलर बनाया है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। एक काम तो आपने ये किया, और क्या किया, ड्रॉ सी वाई परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है, आपने आर एस के परपेंडिकुलर। ये दोनों काम करने के बाद फिर आपने हिसाब किताब शुरू किया। चलिए चलिए प्रूफ शुरू करना हमको। अब आप बताओ, सबसे पहला काम क्या किया आपने, सबसे पहले काम करा हमने एंगल 1 एंगल बिल्कुल, एंगल 1 किसके इक्वल है, रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 3 एंगल 3 बटे एंगल 4, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दी, क्योंकि आगे चल के आप इसको कंपेयर भी करेंगे। फिर एंगल 3 किसके इक्वल करा है, रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद उसके बाद हमने एंगल, पहले आपने बोला है बी एक्स लाइन पैरेलल है किसके, सी वाई के, रीजन रीजन है वो परपेंडिकुलर लाइंस between two parallel lines, between two parallel lines between parallel lines are parallel to each other। अब आप कहोगे एंगल 2 किसके इक्वल है, फिर एंगल 3 के, रीजन लॉ ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ही गलत बताया। है 2 और 3 अल्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, 2 और 3 किसने बोला है? कृष्णा ने। तो ये आपके पास हो गया लॉ ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये बनेगी आपकी इक्वेशन सेकंड हो गया, ये बनेगी इक्वेशन थर्ड। फिर आप इन्हें क्या करेंगे, कंपेयर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल, अब ये अगर इक्वल है तो इनके दो दो का प्लस भी आपस में इक्वल होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 प्रॉपर बताओ उस एंगल का नाम, एंगल एंगल ए बी सी, और 3 और 4 एंगल बी सी, फिर आप लिख दोगे हेंस AB is parallel to CD, reason अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, converse of alternate interior। चल भी ठीक है, got it। Wednesday,